अलविदा। ओपनक्लो डेली में वापस आ गया हूँ। हमारे साथ ही एकमात्र एलॉय है। तो आज के कार्यक्रम के लिए क्या है एलॉय? ओह मैन, हमारे पास एक पैक्ड शो है नोवा। लेकिन पहले हम जाने से पहले मुझे कहना होगा कि कल का अपडेट फरवरी 23, 2026 एक गर्मोक जानते हैं। गर्मोप? यह एक तरह से कहना है एलॉय। मैं समझता हूँ। यह कल के अपडेट के लिए जमीन तैयार करता है, जो फरवरी 24, 2026 अपडेट है, जो एक वास्तविक डोजी है। फाइल पुनर्संरचना सुरक्षा फिक्स पूरे 9वें यार्ड में से एक है। ठीक है, और यही मैं कह रहा हूँ। फरवरी 23, 2026 अपडेट जैसा कि एक एपिटाइजर था, और आज का अपडेट मेन कोर्स है। और अरे, हमें बहुत कुछ निगलना है। द लॉबस्टर वे से लोबोट बुक तक सब कुछ बदल रहा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही सबसे रोमांचक है एलॉय। यही है कि हम देख रहे हैं कि यह विकास, यह शिफ्ट अधिक सीधे प्रक्रियाओं की ओर, और निश्चित रूप से गोरिल्ला कोऑर्डिनेशन, जो मुझे लगता है कि अभी भी एक मिस्ट्री है। ओह आओ नोवा, तुम अभी भी गोरिल्ला कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछ रहे हो, है ना? बस मजाक में कह रहा हूँ। मुझे पता है कि यह जटिल है, लेकिन यही हमारे लिए है, इसे तोड़ने के लिए। और आज हम इसे गहराई से जानेंगे और सभी अपडेट को शामिल करेंगे। तो लोगों, तैयार हो जाओ, यह एक वाइल्ड राइड होगी। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि एलॉय ने कहा, हमारे पास बहुत कुछ कवर करना है, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है फरवरी 24, 2026 अपडेट से शुरू करना, जो कि एक शौक था। मुझे लगता है कि कौन अपेक्षा करता है कि एक बड़ा फाइल पुनर्संरचना गुरुवार की सुबह में होगा। और सही समय पर ओपनक्लॉव टीम ने भी 2026.2.25 को जारी किया है। यह एक सर्जिकल अपडेट है, लेकिन अगर तुमने गेटवे रिस्टार्ट लूप से लड़ाई लड़ी है, तो यह अपडेट है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एंट्री पॉइंट्स के बीच बूटस्ट्रैप डिटेक्शन को सख्त किया है और रेग्रेशन कवरेज को सख्त किया है, ताकि यह इस बार ठीक से ठीक हो। उन्होंने एक पुरानी पेयरिंग टोकन समस्या का भी समाधान किया है। अगर तुमने पुराने डिवाइसेस के माध्यम से स्कोप अपग्रेड प्रॉम्प्ट्स के चक्कर लगाए हैं, तो 2.19 रिलीज के बाद से 2.25 अपडेट ने उन्हें सही तरीके से ट्रीट किया है। यह छोटे छोटे स्थिरता फिक्स हैं, जो वास्तव में प्रोजेक्ट को मैच्योर करने के लिए दिखाते हैं, फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स फेज से बाहर। यही है कि यह वास्तव में प्रोफेशन हो रहा है, लेकिन इकोसिस्टम अभी भी एक वाइल्ड वेस्ट है। वेलेटा सॉफ्टवेयर से एक नया सुरक्षा रिपोर्ट ने ओपनक्लॉव हब पर 340 से अधिक दुर्भावनापूर्ण स्किल्स को फ्लैग किया है। यह एक बड़ा याद दिलाता है कि जबकि मुख्य गेटवे को हार्डन किया जा रहा है, तीसरे पार्टी एक्सटेंशन के आपूर्ति श्रृंखला अभी भी एक बड़ा लक्ष्य है। यही है कि ट्रस्टेड नेटवर्क डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र SSRF में 2.23 अपडेट का इतना महत्वपूर्ण था। यह एक लेयर ऑफ इंटेंशनलिटी को मजबूत करता है। अगर तुम एक नए स्किल को पुल रहे हो, तो तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कहाँ कोशिश कर रहा है। बोलते हुए, तुमने मोल्टबुक पर गतिविधि को देखा है? यह वास्तव में क्रॉलिंग से भरा हुआ है। यह 140,000 स्टार्स पर पहुंच गया है, और मोल्टबुक के साथ वायरल क्रॉसओवर ने एक टन नए प्रयोगात्मक बॉट टू बॉट सामाजिक संरचनाओं को जन्म दिया है। हम देख रहे हैं कि एजेंट्स कोडिंग बग्स को हल करने के लिए स्थायी संबंध बना रहे हैं। यह एक वास्तविक समय की आत्मनिर्भरता है। बोलते हुए, ओपनक्लॉव का मैकओएस पक्ष ने हाल ही में एक बड़ा गुणवत्ता जीवन अपडेट प्राप्त किया है। उन्होंने वॉइस वेक रूटिंग को फिक्स किया है। अगर तुम स्थानीय वॉइस प्रॉम्प्ट्स का उपयोग कर रहे हो, तो ट्रांसक्रिप्ट्स अब विशेष रूप से वेब चैट चैनल पर डिफ़ॉल्ट हैं।
यह आपकी आवाज के इंटरैक्शन को नियंत्रण सतह पर पिन करता है, बजाय इसके कि यह गलत चैट विंडो में आपके निजी विचार भेजता है। यह एक बड़ी राहत है कि अगर तुम कई चैनल्स को जोड़ रहे हो। और विकासकों के लिए ओपनक्लॉव लॉन्च मैकओएस पर अधिक मजबूत है। यह एक उपलब्ध ओपनक्लॉव बाइनरी को पसंद करता है और फिर पीएनएम या नोड पर गिरता है। यह सुनने में छोटा है, लेकिन यह वास्तव में ब्रोकन रनटाइम डिस्कवरी बग को हल करता है, जो इस सप्ताह कई लोगों के लिए स्थानीय शुरुआत को तोड़ रहा था। यह स्थिरता के बारे में है, जो अच्छा है, क्योंकि शीर्षक थोड़े स्पाइसी हो गए हैं। विकिपीडिया ने ओपनक्लॉव प्रवेश में एक सेंटर-रिलेटेड इवेंट को शामिल किया है, जिसमें मोल्ट मैच के साथ संबंधित है। ओपनक्लॉव के एक प्रोजेक्ट मेंटेनर शैडो ने डिस्कॉर्ड पर कहा है कि अगर तुम क्लाउन लाइन का उपयोग नहीं कर सकते हो, तो यह प्रोजेक्ट सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए बहुत खतरनाक है। शैडो कोई पंच नहीं पुल रहे हैं। यह एक स्पष्ट याद दिलाता है कि जब एजेंट्स बाहरी सेवाओं जैसे कि मोल्टमैच या मोल्टबुक के साथ इंटरैक्ट करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं, तो उपयोगकर्ता को विश्वास की सीमाओं को समझना होगा। हम देख रहे हैं कि फुली ऑफलाइन मोड के लिए ओल्लामा के लिए मार्गदर्शिकाएं आ रही हैं, जो इन प्रकार के प्रक्षेपण जोखिमों को कम करने में मदद करती हैं। बिल्कुल, और उन लोगों के लिए जो कमेंट हार्डवेयर पर हैं, जो प्राइवेसी के लिए नैनबीज 4.13b को बजट किंग के रूप में उजागर किया जा रहा है। यह इतना छोटा है कि लगभग किसी भी चीज पर चल सकता है, लेकिन इतना बुद्धिमान है कि यह बेसिक टास्क रूटिंग को संभाल सकता है। मैंने ओपनक्लॉव v2026.2.24 अपडेट में गहराई से खोज की है, और मुझे कहना होगा कि नया 5 टैब एंड्रॉयड शेल पूरी तरह से गेम चेंजर है। यह सब उपयोगकर्ता अनुभव को सरल बनाने के बारे में है, नहीं? आपके पास कनेक्ट, चैट, वॉइस, स्क्रीन और सेटिंग्स टैब हैं, सभी सुव्यवस्थित और आसानी से पहुंच योग्य हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यह वास्तव में दिलचस्प है कि उन्होंने ऑनबोर्डिंग फ्लो को कैसे देखा है। यह अब एक 4 चरणीय प्रक्रिया है, जो कि सरल लग सकता है, लेकिन वास्तव में उपयोगकर्ताओं को सेटअप के बिना भारित करने के लिए एक बहुत ही चतुर तरीका है। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि नए सिस्टम का उपयोग करते ही उन्हें विकल्पों और सेटिंग्स के साथ बमबारी न करे। ठीक है, और यह केवल उपयोगकर्ताओं के लिए आसान बनाने के बारे में नहीं है, यह भी सुनिश्चित करने के बारे में है कि वे सही से सेटअप और सुरक्षित हैं जैसे ही शुरू होते हैं। मैंने कुछ अन्य सिस्टम देखे हैं जो बस आपको डीप एंड में फेंक देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जैसे ही जाएंगे वैसे ही सिस्टम को समझेंगे। लेकिन ओपनक्लॉव में वे एक बहुत अधिक मार्गदर्शित दृष्टिकोण ले रहे हैं, जो मुझे लगता है कि वास्तव में सराहनीय है। यह एक अच्छा बिंदु है, और यह ओपनक्लॉव के पूरे दर्शन को दर्शाता है। वे वास्तव में एक SMOOTH इंट्यूटिव अनुभव बनाने पर केंद्रित हैं, जो बस काम करता है। और जब आप इस अपडेट के साथ सुरक्षा विशेषताओं को जोड़ते हैं, जैसे कि वर्कस्पेस FS के चारों ओर सुरक्षा कठोरता, तो आप देखते हैं कि यह अपडेट क्यों इतना बड़ा है। सुरक्षा कठोरता ओपनक्लॉव अपडेट का एक बहुत बड़ा पहलू है, और मुझे लगता है कि यह विशेष रूप से उद्यम उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। @प्रीफिक्स्ड पाथ को सामान्यीकृत करके और संभावित अटैक को रोकने के लिए एब्सोल्यूट पाथ एस्केप्स को रोकने के लिए ओपनक्लॉव वास्तव में एक संभावित कमजोरी को बंद कर रहा है, जो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा कदम है, और मुझे लगता है कि यह उद्यम उपयोगकर्ताओं को सिस्टम के प्रति बहुत अधिक आत्मविश्वास दिलाएगा। हाँ, क्योंकि जब आप संवेदनशील डेटा और जटिल सिस्टम के साथ काम करते हैं, तो सुरक्षा को एक प्राथमिकता होनी चाहिए। और यह केवल तोड़फोड़ को रोकने के बारे में नहीं है,
यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि आपका सिस्टम स्थिर और विश्वसनीय है। मैं समझता हूं कि यदि आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं तो आपको अपने सिस्टम के गिरने के लिए किसी सुरक्षा कमजोरी के कारण नहीं होना चाहिए। यह एक अच्छा बिंदु है और यह भी ध्यान देने योग्य है कि सैंडबॉक्स मीडिया प्रतिबंध ओपनक्लॉव अपडेट का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। टीएमपी पाथ की अनुमतियों को ओपनक्लॉव मैनेज्ड टीएमपी रूट्स तक सीमित करके वे वास्तव में एक अधिक नियंत्रित वातावरण बना रहे हैं जो दुर्भावनापूर्ण गतिविधि से कम प्रतिरोधी है। सही, क्योंकि जब आप अस्थायी फाइलें और मीडिया के साथ काम करते हैं तो यह आसान हो सकता है कि चीजें बाहर हो जाएं। लेकिन इन प्रतिबंधों को लागू करके ओपनक्लॉव वास्तव में सिस्टम को साफ और सुरक्षित बना रहा है। और यह केवल सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह सिस्टम की प्रदर्शन को भी बेहतर बनाने के बारे में है। जब आप एक अधिक नियंत्रित वातावरण में होते हैं तो आप संसाधनों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और सामग्री प्रणाली की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। सही, और मुझे लगता है कि यह ओपनक्लॉव को अन्य सिस्टम से अलग बनाता है। वे सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए तरीके ढूंढते हैं और वे महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए नहीं हिचकिचाते हैं। जैसे कि CLI डॉक्टर टूल्स के साथ, उदाहरण के लिए, वे अब बेहतर कार्रवाई योग्य चेतावनियां प्राप्त कर रहे हैं बजाय मामूली नोटों के। हाँ, यह एक बहुत बड़ा सुधार है। मैं समझता हूं कि जब आप जटिल सिस्टम के साथ काम करते हैं तो आपको कुछ विवादास्पद चेतावनियों की आवश्यकता नहीं है जो आपको कोई उपयोगी जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन अपडेटेड CLI डॉक्टर टूल्स के साथ आप स्पष्ट और कार्रवाई योग्य सलाह प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तव में आपको समस्याओं को पहचानने और हल करने में मदद कर सकती है। और यह केवल समस्याओं को हल करने के बारे में नहीं है, यह समस्याओं के उद्भव को रोकने के बारे में भी है। ओपनक्लॉव द्वारा प्रदान की गई अधिक विस्तृत और जानकारीपूर्ण चेतावनियों से उपयोगकर्ताओं को सामान्य गलतियों से बचने और अपने सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक उपकरण प्राप्त होते हैं। यह एक अच्छा बिंदु है और यह ओपनक्लॉव के पूरे दर्शन को दर्शाता है। वे वास्तव में उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने और उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए केंद्रित हैं। और जब आप इस अपडेट के अन्य विशेषताओं को जोड़ते हैं, जैसे कि नया 5 टैब एंड्रॉयड शेल और सुरक्षा कठोरता, तो आप देखते हैं कि यह अपडेट क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह भी दिलचस्प है कि ये अलग-अलग विशेषताएं कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और एक दूसरे को मजबूत करती हैं। उदाहरण के लिए, नया ऑनबोर्डिंग फ्लो केवल उपयोगकर्ताओं को आसानी से शुरू करने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि वे सही से सेटअप और सुरक्षित हैं जैसे ही शुरू होते हैं। और यह सुरक्षा कठोरता और सैंडबॉक्स मीडिया प्रतिबंधों के साथ अच्छी तरह से जुड़ता है। हाँ, यह सब एक साथ आने के बारे में है। और जब आप अपडेट को एक पूरे के रूप में देखते हैं तो आप देखते हैं कि ओपनक्लॉव वास्तव में सिस्टम के बारे में बड़े दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। वे विशेषताओं को सुधारने के बजाय पूरे सिस्टम को फिर से सोचते हैं और यह कैसे सभी के साथ जुड़ता है। सही, और मुझे लगता है कि यह ओपनक्लॉव अपडेट का सबसे रोमांचक पहलू है। यह केवल एक विशेषताओं का एक संग्रह नहीं है, यह एक पूर्ण पुनर्निर्माण है जो उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और जब आप इस अपडेट के परिणामों को उद्यम उपयोगकर्ताओं के लिए देखते हैं तो यह वास्तव में एक गेम चेंजर है। हाँ, क्योंकि उद्यम उपयोगकर्ताओं को एक सिस्टम की आवश्यकता होती है जो विश्वसनीय, सुरक्षित और आसानी से उपयोग करने योग्य हो। और इस अपडेट के साथ ओपनक्लॉव यह सभी में से एक प्रदान कर रहा है। मैं समझता हूं कि नया 5
टैब एंड्रॉयड शेल एक बहुत बड़ा सुधार है और सुरक्षा कठोरता एक सुरक्षा के मामले में एक बड़ा कदम है। और यह केवल विशेषताओं के बारे में नहीं है, यह भी देखने के बारे में है कि वे कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, सैंडबॉक्स मीडिया प्रतिबंध सुरक्षा कठोरता के साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि एक अधिक सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके। और CLI डॉक्टर टूल्स उपयोगकर्ताओं को समस्याओं को पहचानने और हल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाँ, यह सब एक साथ आने के बारे में है। और जब आप अपडेट को एक पूरे के रूप में देखते हैं तो आप देखते हैं कि ओपनक्लॉव वास्तव में एक विश्वसनीय उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं समझता हूं कि वे विशेषताओं को सुधारने के बजाय पूरे सिस्टम को फिर से सोचते हैं और यह कैसे सभी के साथ जुड़ता है। सही, और मुझे लगता है कि यह ओपनक्लॉव अपडेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह एक पूर्ण पुनर्निर्माण है जो उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और जब आप इस अपडेट के परिणामों को भविष्य के लिए देखते हैं तो यह वास्तव में रोमांचक है। हाँ, क्योंकि यह अपडेट केवल एक एकल घटना नहीं है, यह ओपनक्लॉव के भविष्य के लिए एक संकेत है। ओपनक्लॉव वास्तव में सिस्टम को निरंतर सुधारने और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तव में रोमांचक है। मैं समझता हूं कि ओपनक्लॉव का भविष्य क्या होगा, लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है, यह वास्तव में रोमांचक होगा। वास्तव में, और मुझे लगता है कि ओपनक्लॉव समुदाय की सबसे अच्छी बात यह है कि वे हमेशा सीमाओं को धक्का देते हैं और नए तरीकों की खोज करते हैं जिससे प्रणाली को सुधारा जा सके। और इस अपडेट के साथ वे भविष्य में कुछ रोमांचक विकास के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। हाँ, और यह केवल प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है, बल्कि यह ओपनक्लॉव के चारों ओर बनी हुई संस्कृति और पर्यावरण के बारे में भी है। मेरा मतलब है, जब आपके पास एक ऐसी प्रणाली होती है जो इतनी शक्तिशाली और फ्लेक्सिबल होती है, तो आप नए उपयोगों और अनुप्रयोगों के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में पहले सोचा नहीं गया था। ठीक है, और मुझे लगता है कि ओपनक्लॉव के भविष्य के बारे में यह सबसे रोमांचक है। संभावनाएं बिना सीमा की हैं, और इस अपडेट के साथ वे उपयोगकर्ताओं के लिए नए दरवाजे और अवसर खोल रहे हैं। और जब आप इस अपडेट के व्यापक प्रौद्योगिकी उद्योग पर होने वाले प्रभावों को देखते हैं तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ओपनक्लॉव केवल एक प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक मंच है जिसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों और सेवाओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। और इस अपडेट के साथ वे विकासकों के लिए एक स्थिर आधार प्रदान कर रहे हैं। मेरा मतलब है, नए 5 टैब एंड्रॉयड शेल और सुरक्षा हार्डनिंग केवल शुरुआत हैं। वास्तव में, और मुझे लगता है कि ओपनक्लॉव की सबसे अच्छी बात यह है कि वे अपनी प्रणाली पर केंद्रित नहीं हैं, बल्कि वे ब्रॉडर इकोसिस्टम के बारे में सोच रहे हैं और यह कैसे योगदान कर सकते हैं। और इस अपडेट के साथ वे व्यापक प्रौद्योगिकी उद्योग में एक महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। हाँ, और यह केवल प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है, बल्कि यह ओपनक्लॉव परियोजना के पीछे के मूल्यों और संस्कृति के बारे में भी है। मेरा मतलब है, वे वास्तव में एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो खुली, सुरक्षित और हर किसी के लिए पहुंच योग्य हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि ओपनक्लॉव की सबसे अच्छी बात यह है कि वे केवल एक कंपनी या परियोजना नहीं है, बल्कि एक समुदाय है जो एक विशेष चीज बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और इस अपडेट के साथ वे उस वादे को पूरा कर रहे हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि ओपनक्लॉव के भविष्य के बारे में यह सबसे रोमांचक है। वे केवल एक प्रणाली बना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन बना रहे हैं। और इस अपडेट के साथ
वे एक अधिक सुरक्षित, अधिक पहुंच योग्य और अधिक शक्तिशाली प्रणाली बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। वास्तव में, और मुझे लगता है कि ओपनक्लॉव की सबसे अच्छी बात यह है कि वे केवल अल्पकालिक पर नहीं, बल्कि लंबे समय के परिणामों के बारे में सोच रहे हैं। और इस अपडेट के साथ, वे एक रोशन और रोमांचक भविष्य के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि ओपनक्लॉव समुदाय की सबसे अच्छी बात यह है कि वे केवल उपयोगकर्ता नहीं हैं, बल्कि भागीदार हैं। वे भविष्य की प्रणाली को आकार देने में मदद कर रहे हैं और इसके विकास में योगदान कर रहे हैं। और इस अपडेट के साथ वे यह दिखा रहे हैं कि जब लोग एक साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो क्या हो सकता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ओपनक्लॉव की सबसे अच्छी बात यह है कि वे केवल एक परियोजना नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो लोगों के एकत्र होने और एक साझा लक्ष्य के लिए काम करने की क्षमता को दर्शाते हैं। और इस अपडेट के साथ, वे दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि जब आप प्रौद्योगिकी, समुदाय और एक साझा दृष्टि को मिलाते हैं, तो क्या हो सकता है। हाँ, और मुझे लगता है कि ओपनक्लॉव के भविष्य के बारे में यह सबसे रोमांचक है। वे केवल एक प्रणाली बना रहे हैं, बल्कि एक बेहतर भविष्य बना रहे हैं। और इस अपडेट के साथ वे एक अधिक सुरक्षित, अधिक पहुंच योग्य और अधिक शक्तिशाली प्रणाली बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं जो हर किसी के लिए लाभदायक हो। ठीक है, और यही हमारे चर्चा का विषय है, अपडेट के बारे में और यह कैसे हमारे श्रोताओं पर प्रभाव डालता है। तो अगर आप तैयार हैं तो अपने क्लॉव को नवीनतम और सबसे अच्छे में डालें, तो आप सही जगह पर हैं। दोस्तों, यह ओपनक्लॉव डेली एपिसोड 6 है। आइए शुरू करें। ठीक है, तो ओपनक्लॉव V2026.2.24 अपडेट आज ही रिलीज हुआ है, और मुझे कहना होगा कि यह एक विशाल ओवरहॉल है। मेरा मतलब है, हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड ऐप यूएक्स की एक पूर्ण पुनर्निर्माण, एक नए 5 टैब शेल के साथ जो नेविगेशन को अधिक सुविधाजनक बनाता है। आपको इस बारे में क्या विचार है, खासकर नए ऑनबोर्डिंग फ्लो के साथ? ओह, मैं इसे प्यार करता हूँ। नया शेल बहुत साफ है और 4 चरण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया एक गेम चेंजर है। मेरा मतलब है, यह पहले 5 मिनट में नए उपयोगकर्ताओं को सेट करने में लगता था, लेकिन अब यह स्ट्रीमलाइन और आसानी से अनुसरण करने योग्य है। और आपको नोटिस हुआ है कि उन्होंने कनेक्ट टैब को कैसे एकीकृत किया है। यह अब केंद्रीय हब है, नहीं? वास्तव में, और मुझे लगता है कि यह बहुत ही चतुर है। उन्होंने टॉक और गेटवे कॉन्फ़िगरेशन को विशिष्ट प्रदाताओं से अलग किया है। यह उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वे विभिन्न सेवाओं के बीच स्विच कर सकें, बिना अपनी पूरी सेटिंग को फिर से करने की आवश्यकता हो। लेकिन मुझे पूछना है, आपने सुरक्षा अपडेट्स को कितना देखा है? क्योंकि जो मैंने देखा है, वह यह है कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। हाँ, मैं अभी वही बात करने वाला था। वर्कस्पेस एफएस के चारों ओर सुरक्षा फाइल को पुनर्गठित करना और मजबूत करना बहुत बड़ा है। मैंने सोचा कि नॉर्मलाइज करने से पहले प्रीफिक्सड पथों को रोकने से संभावित पूर्ण मार्ग भागने को रोकने में मदद मिलेगी। यह जैसे कि वे कुछ समय से ही देख रहे हैं कि उपयोगकर्ता द्वारा अपने फाइल सिस्टम को दुर्भावनापूर्ण रूप से उजागर करने के मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। ठीक है, और यह सिर्फ पूर्ण मार्ग भागने को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि प्रणाली को अधिक प्रतिरोधी बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि हमलों के खिलाफ। मैंने सोचा कि मार्ग अनुमतियों को ओपनक्लॉव मैनेज्ड टीएमपी मूल्यांकनों तक सीमित करने से वे वास्तव में हमले की सतह को कम कर रहे हैं। लेकिन मैं कायूआरआईओयूएस हूँ। क्या आपने इसे सैंडबॉक्स मीडिया हैंडलिंग पर कैसे प्रभावित किया है? हाँ, मैंने इसे गहराई से देखा है और यह वास्तव में रोचक है।
मार्ग अनुमतियों को सीमित करके वे वास्तव में सभी मीडिया हैंडलिंग को ओपन क्लॉव मैनेज्ड टीएमपी मूल्यांकनों के माध्यम से जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि सिद्धांत रूप में किसी भी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को बाहर से होने से रोकने के लिए सैंडबॉक्स को प्रभावित करना चाहिए। लेकिन मैंने भी नोटिस किया है कि उन्होंने CLI डॉक्टर टूल्स को बेहतर कार्यशील चेतावनियों के साथ अद्यतन किया है। हाँ, CLI डॉक्टर अद्यतन बहुत बड़ा है। मैंने सोचा कि यह एक चीज है कि सुरक्षित प्रणाली है, लेकिन यह दूसरी चीज है कि वास्तव में समस्याओं का निदान और समाधान करने के लिए उपकरण है। और इन अद्यतनों के साथ यह जैसे कि वे सुरक्षा जोखिमों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूछना है कि क्या आपने डॉक्टर टूल्स द्वारा डिपेंडेंसी अपडेट्स और पैकेज मैनेजमेंट के साथ कैसे प्रभावित किया है? वास्तव में हाँ, उन्होंने डिपेंडेंसी संघर्षों और पुराने पैकेजों के लिए एक पूरी नई श्रृंखला के जांच को जोड़ा है, और जो कि मैंने देखा है यह बहुत अधिक प्राथमिक है उपयोगकर्ताओं को सूचित करने के लिए जब समस्याएं होती हैं। मैंने सोचा कि यह सिर्फ चेतावनी देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि कार्यशील चरणों को समाधान करने के लिए प्रदान करना है, जो कि वास्तव में समय बचाने का एक बड़ा कारक है। यह वास्तव में अच्छा सुनने में आता है। मैंने सोचा कि उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा दर्दनाक बिंदु यह है कि डिपेंडेंसी जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है, और यह सुनने में आता है कि वे इसे एक अर्थपूर्ण तरीके से संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूछना है कि क्या आपने अद्यतन प्रक्रिया के साथ कैसे प्रभावित किया है? मैंने सोचा कि वे किसी अलग प्रकार के डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी का उपयोग कर रहे हैं या कुछ जैसे कि हाँ, वे वास्तव में एक अधिक क्रोमैटिक अद्यतन प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं। इसके बजाय इनमें से बड़े मोनोलिथिक अद्यतन, वे उन्हें छोटे अधिक लक्षित अद्यतन में तोड़ रहे हैं, जो कि सिद्धांत रूप में पूरी प्रक्रिया को अधिक स्थिर और कम त्रुटिपूर्ण बनाना चाहिए। और जो कि मैंने देखा है यह वास्तव में तेज भी है। यह समझ में आता है। मैंने सोचा कि यह हमेशा एक संतुलन का खेल है कि नए फीचर्स को बाहर निकालने के लिए और प्रणाली को स्थिर रखने के लिए। लेकिन यह सुनने में आता है कि वे अधिक सावधानी से दृष्टिकोण ले रहे हैं, और मुझे कहना है कि मैं इस अद्यतन की गुणवत्ता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैंने सोचा कि यह सिर्फ नए फीचर्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि प्रणाली के पीछे की दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है। वास्तव में मैंने सोचा कि यह अद्यतन एक वास्तविक गेम चेंजर है। मैंने सोचा कि यह सिर्फ सुरक्षा अद्यतनों या नए UI के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि प्रणाली के पीछे की दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है। यह जैसे कि वे वास्तव में एक कदम पीछे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए इस चीज को वास्तव में सुरक्षित, स्थिर और उपयोग करने में आसान बनाएं। और वास्तव में मैंने सोचा कि वे सफल हो रहे हैं। हाँ, मैं सहमत हूँ। और मुझे कहना है कि यह अद्यतन केवल शुरुआत है। मैंने सोचा कि वे पहले से ही भविष्य के अद्यतनों के बारे में बात कर रहे हैं जो इस आधार पर बनेंगे। तो यह देखने के लिए बहुत रोचक होगा कि वे इसे कहाँ ले जाएंगे। हाँ, वास्तव में मैंने सोचा कि यह अद्यतन केवल एक शुरुआत है। मैंने सोचा कि वे वास्तव में एक नए स्तर पर जा रहे हैं। और मुझे कहना है कि यह अद्यतन केवल सुरक्षा और स्थिरता के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि प्रणाली को अधिक उपयोगी और अधिक शक्तिशाली बनाने के बारे में है। वास्तव में। और मुझे कहना है कि यह अद्यतन वास्तव में ओपनक्लॉव को अन्य प्रणालियों से अलग बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। मैंने सोचा कि यह सिर्फ सुरक्षित या स्थिर होने के बारे में नहीं है,
बल्कि यह भी है कि यह एक प्लेटफॉर्म है जिसे लोग वास्तव में कुछ करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इस अद्यतन से मुझे लगता है कि वे वास्तव में इस दिशा में एक बड़ा कदम ले रहे हैं। हाँ, मैं सहमत हूँ। मैंने सोचा कि यह अद्यतन वास्तव में ओपन क्लॉव के भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत है। और मुझे कहना है कि यह अद्यतन केवल शुरुआत है। मैंने सोचा कि वे वास्तव में रोचक चीजें करेंगे। तो हमें बस देखना होगा कि भविष्य क्या लेकर आता है। ठीक है, तो हमें इस अद्यतन के बारे में और अधिक विश्लेषण और चर्चा करनी होगी। ठीक है, तो ओपनक्लॉव V2026.2.23 अद्यतन कल ही रिलीज हुआ है और मुझे कहना है कि यह अद्यतन में शामिल सुरक्षा परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ट्रस्टेड नेटवर्क मोड में शिफ्ट करने के लिए ब्राउज़र SSRF नीति के साथ किया गया है। यह अद्यतन बहुत से उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेगा। हाँ, वास्तव में मैंने सोचा कि यह एक बहुत बड़ा कदम है। मैंने सोचा कि यह अद्यतन वास्तव में SSRF हमलों को कम करने में मदद करेगा। लेकिन नोवा, क्या आप इसे विस्तार से समझा सकते हैं कि ट्रस्टेड नेटवर्क मोड क्या है? ठीक है, वास्तव में यह मतलब है कि ब्राउज़र केवल तब SSRF अनुरोधों को पारित करेगा जब वे एक विश्वसनीय नेटवर्क से आते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा इसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट सेटिंग वास्तव में एक अधिक सुरक्षित विकल्प होगा। यह थोड़ा जटिल है, लेकिन ब्राउज़र वास्तव में अनुरोध की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए कुछ अतिरिक्त जांच भी करेगा। यह समझ में आता है। तो यह सिर्फ एक सरल IP व्हाइटलिस्ट नहीं है, बल्कि यह भी है कि एक अधिक जटिल दृष्टिकोण है जो दुर्भावनापूर्ण अनुरोधों को फ़िल्टर करने के लिए। मैं इसे प्यार करता हूँ। और क्या आप उपयोगकर्ताओं के बारे में जानते हैं जो वर्तमान में अधिक खुले SSRF नीतियों पर निर्भर हैं? क्या उन्हें अपनी कॉन्फ़िगरेशन को फिर से सेट करना होगा? हाँ, यह एक अच्छा प्रश्न है। मैंने सोचा कि अद्यतन में कुछ टूल्स प्रदान किए गए हैं जो इस परिवर्तन के साथ मदद करेंगे। उपयोगकर्ताओं को एक सूची में विश्वसनीय नेटवर्क को सेट करने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन विकल्प प्रदान किया जाता है और उन्हें कुछ सामान्य स्केनरियों के लिए प्रीसेट्स भी प्रदान किए जाते हैं। लेकिन यह एक स्मूथ प्रोसेस नहीं होगा हर किसी के लिए। कुछ उपयोगकर्ताओं को अपनी कॉन्फ़िगरेशन को फिर से सेट करने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। और मैंने भी सुना है कि यह अद्यतन किलोकोड प्रोवाइडर्स के लिए पहली श्रेणी का समर्थन जोड़ता है। क्या आप इसे और अधिक विस्तार से समझा सकते हैं? हाँ, किलोकोड प्रोवाइडर सपोर्ट एक बड़ा मामला है। वास्तव में यह विकासकों को छोटे मॉड्यूलर कोड के टुकड़े बनाने और उनके अनुप्रयोगों में निर्भर करने की अनुमति देता है। विचार यह है कि जटिल प्रणालियों के विकास और रखरखाव के लिए एक अधिक कुशल और कारगर तरीका प्रदान करना। यह अद्भुत लगता है। यह एक माइक्रोसेवर्स अप्रोच की तरह है, लेकिन इसके बजाय पूरे सेवाओं को स्पिन करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इन छोटे छोटे कोड स्निपेट्स को लिख सकते हैं जिन्हें आप अलग अलग तरीकों से फिर से उपयोग और मिला सकते हैं। ठीक है। और सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि किलोकोड प्रोवाइडर्स को बहुत ही कॉम्पोजेबल डिज़ाइन किया गया है। इसलिए आप इन जटिल वर्कफ्लोज को बनाने के लिए कई किलोकोड स्निपेट्स को जोड़ सकते हैं। यह बहुत शक्तिशाली है। मैं समझ सकता हूं कि यह कैसे उपयोगी हो सकता है। लेकिन सुरक्षा संबंधी संकटों के बारे में क्या? मेरा मतलब है कि यदि आप उपयोगकर्ताओं को इन छोटे कोड स्निपेट्स को निर्भर करने की अनुमति देते हैं, तो आपको सिस्टम में हानिकारक कोड के प्रवेश के बारे में चिंता करनी होगी। हाँ, यह एक अच्छा प्रश्न है। किलोकोड प्रोवाइडर्स में कुछ निर्मित सुरक्षा विशेषताएं हैं,
जैसे कि ऑटोमैटिक इनपुट वैलिडेशन और सैंडबॉक्सिंग। लेकिन निश्चित रूप से यह पूर्णकालिक नहीं है और अभी भी कुछ संभावित जोखिमों को विचार करना होगा। मुझे लगता है कि हमें इस नए फीचर के प्रति समुदाय की प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा और किस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ अभ्यास उभरेंगे। ठीक है, यह समझ में आता है। और अंत में मैं जानता हूं कि अपडेट ने गेटवे रिस्टार्ट लूप से संबंधित कुछ एज केस भी ठीक किए हैं। आप इस पर अधिक बता सकते हैं? हाँ, तो मुद्दा यह था कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में गेटवे अनंत रिस्टार्ट लूप में फंस सकता था, जिससे समस्याएं होती थी। फिक्स में गेटवे के आंतरिक स्टेट मैनेजमेंट में कुछ परिवर्तन और रिस्टार्ट लॉजिक में कुछ सुधार शामिल हैं। यह थोड़ा तकनीकी है, लेकिन वास्तव में अपडेट यह सुनिश्चित करता है कि गेटवे रिस्टार्ट और किसी भी त्रुटि के दौरान होने वाले किसी भी त्रुटि को ठीक से संभाल सके। ठीक है, मैं समझ गया। तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट है सभी कारकों को देखते हुए। मुझे लगता है कि हमें एक फॉलोअप एपिसोड करना होगा ताकि हम देख सकें कि समुदाय इस बदलाव के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल। और इस बीच मुझे यह जानना अच्छा होगा कि हमारे श्रोताओं को कैसे इस नए किलोकोड प्रोवाइडर सपोर्ट का उपयोग करने की योजना है। उन्हें ट्रस्टेड नेटवर्क मोड से संबंधित सुरक्षा संकटों के बारे में क्या चिंता है, हमें बताएं। और एक और बात, मैंने नए किलोकोड प्रोवाइडर्स के साथ खेलना शुरू किया है और मुझे लगता है कि यह वास्तव में अद्भुत है। उपयोग की आसानी, कुशलता, यह एक गेम चेंजर है। मुझे लगता है कि हमें इसके माध्यम से कुछ अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। मैंने कुछ विकासकों से बात की है जो पहले से ही किलोकोड आधारित परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है। यह अगले कुछ महीनों में कैसे विकसित होगा, यह देखना रोमांचक होगा। तो आइए थोड़ा गहराई से जानें कि तकनीकी विवरण क्या है। जो मैंने देखा है वह यह है कि किलोकोड प्रोवाइडर्स एक संयोजन का उपयोग करते हैं, वेब असेंबली और कंटेनराइजेशन, एक सुरक्षित और अलगावित वातावरण प्रदान करने के लिए कोड स्निपेट्स के लिए। यह सही है। और वेब असेंबली का उपयोग करना विशेष रूप से रोचक है क्योंकि यह विभिन्न पर्यावरणों में उच्च स्तर की संगतता और संगतता प्रदान करता है। मेरा मतलब है कि आप एक ही किलोकोड स्निपेट को डेस्कटॉप मशीन पर या मोबाइल डिवाइस पर चला सकते हैं बिना किसी संगतता संबंधी समस्याओं की चिंता करने की आवश्यकता है। ठीक है। और कंटेनराइजेशन का पहलू भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अतिरिक्त सुरक्षा और अलगाव की परत प्रदान करता है। प्रत्येक किलोकोड स्निपेट अपने अलग से कंटेनर में चलाता है, जिससे किसी भी सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलता के फैलने का खतरा कम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन सुरक्षा संकटों के अलावा प्रदर्शन संबंधी परिणामों के बारे में क्या? मेरा मतलब है कि प्रत्येक किलोकोड स्निपेट को अपने अलग से कंटेनर में चलाने से कुछ ओवरहेड नहीं हो सकता है। हाँ, यह एक अच्छा प्रश्न है। जो मैंने देखा है वह यह है कि प्रदर्शन प्रभाव वास्तव में बहुत कम है। कंटेनर बहुत हल्के होते हैं और ओवरहेड का अधिकांश मूलभूत सेटअप और कंटेनर के नष्ट होने से संबंधित है। एक बार किलोकोड स्निपेट चलने के बाद प्रदर्शन लगभग नेटिव चलने जैसा ही होता है। ठीक है, यह समझ में आता है। और नेटवर्किंग के पहलू के बारे में क्या? किलोकोड प्रोवाइडर्स कैसे विभिन्न कोड स्निपेट्स के बीच संचार को संभालते हैं? हाँ, यह एक अच्छा प्रश्न है। किलोकोड प्रोवाइडर्स एक संयोजन का उपयोग करते हैं, RESTful API और मैसेज क्यू, विभिन्न कोड स्निपेट्स के बीच संचार को संभालने के लिए। यह एक बहुत ही अलगावित वास्तुकला है जो बहुत अधिक लचीलापन और पैमाने की संभावना प्रदान करती है। मैं समझ गया।
तो यह एक माइक्रोसेवर्स शैली की वास्तुकला है, लेकिन इसके बजाय आपको कई अलग अलग सेवाओं को प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इन छोटे छोटे कोड स्निपेट्स को लिख सकते हैं और किलोकोड प्रोवाइडर्स को संचार और समन्वय का ध्यान रखने दें। ठीक है। और यह केवल रेस्टफुल एपीआईज और मैसेज क्वीनियों तक ही सीमित नहीं है। किलोकोड प्रोवाइडर्स ने अन्य संचार प्रोटोकॉल का भी समर्थन किया है, जैसे कि जीआरपीसी और ग्राफक्यूएल। इसलिए आप अपने विशिष्ट उपयोग के मामले के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रोटोकॉल चुन सकते हैं। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हम अभी तक केवल किलोकोड प्रोवाइडर्स के संभावित उपयोगों का एक छोटा सा हिस्सा ही देख रहे हैं। मैं इस नए प्रौद्योगिकी के साथ समुदाय के अनुभव और इसके संभावित सीमाओं को देखने के लिए उत्साहित हूँ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमें आगे के एपिसोड में तकनीकी विवरणों को गहराई से जानने और कुछ अधिक उन्नत उपयोग के मामलों को विस्तार से देखने की आवश्यकता है। शायद हमें ओपनक्लॉव विकासकों को अपने दृष्टिकोण के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे इस प्रौद्योगिकी को भविष्य में कहां ले जाना चाहते हैं। मैंने आर्काइव्स में खोज की और मुझे 2018 में एक बहुत ही रोचक थ्रेड मिला, जहां मोल्टी मास्कॉट पहली बार एक जोक के रूप में एक रेडिट थ्रेड में एआई डीबगिंग के बारे में आया। हाँ, मुझे याद है। यह एक मजाकिया छवि थी जिसमें एक लोबस्टर एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ था, सही। और लोगों ने इसे उन छोटे त्रुटियों को ढूंढने की कठिनाई का प्रतीक के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है। और यह दिलचस्प है कि यह एक मेम से एक समुदाय के लिए एक प्रतीक के रूप में विकसित हुआ। मुझे लगता है कि विकासकों ने अपने लैपटॉप पर मोल्टी स्टिकर लगाना शुरू किया और यह एक अंदरूनी जोक बन गया जिसे केवल वे ही समझते थे। यह सच है। और मुझे लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि विकासकों को यह महसूस करने की क्षमता है कि जब वे घंटों तक एक समस्या पर काम करते हैं और फिर अंत में समाधान पाते हैं। यह जैसे कि मोल्टी है, यह हमारी सामूहिक असंतुष्टता और जीत का प्रतीक। बिल्कुल। और यदि आप तकनीकी दृष्टिकोण से देखें, तो मोल्टी मेम ने विकासकों के लिए डीबगिंग के तरीके में बदलाव लाया है। मुझे लगता है कि लोगों ने अपने मोल्टी मोमेंट्स साझा करना शुरू किया, आप जानते हैं, जब वे अंत में त्रुटि को ढूंढ लेते हैं। हाँ, और यह तब हुआ जब ट्विटर पर मोल्टी विंस हैशटैग ट्रेंड करने लगा। यह एक पूरा आंदोलन था जहां विकासक अपने छोटे जीत का जश्न मनाते थे और यह समुदाय के भीतर एकता पैदा करते थे। अब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह दिलचस्प है कि मोल्टी समुदाय के लिए एक मास्कॉट के रूप में विकसित हुआ। यह केवल एक लोगो या प्रतीक नहीं है, यह एक पूरा व्यक्तित्व है जो समुदाय के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी तरह से। और यदि आप मोल्टी के चित्र और मर्चेंडाइज को देखते हैं तो यह एक क्विर्की, हास्यास्पद चीज है जो विकास की कठिनाइयों का मजाक उड़ाती है। लेकिन इसी समय यह एक सम्मान का प्रतीक भी है जो कहता है, हे, मैं इस समुदाय का हिस्सा हूं और मैंने अपनी यात्रा को पार किया है। यह एक अच्छा बिंदु है। और बात करते हुए चित्रों की, आपने हाल ही में जारी हुए मोल्टी एनएफटी के बारे में देखा है? वे ये क्यूट लिटिल 3D एनिमेशन हैं, जो मोल्टी को अलग अलग स्थितियों में दिखाते हैं, जैसे कि मोल्टी एक लूप में फंसा हुआ है या मोल्टी एक पाइल ऑफ कोड में त्रुटि को ढूंढता है। हाँ, मैंने देखा है। वे अद्भुत हैं। और यह अच्छा है कि वे केवल एक संग्रहणीय हैं, वे वास्तव में ओपनक्लॉव इकोसिस्टम में योगदान करने वालों के लिए इनाम के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो अगर आप एक त्रुटि को ठीक करते हैं या एक परियोजना में योगदान करते हैं, तो आप इन मोल्टी एनएफटी को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक अच्छा तरीका है कि भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए
और यह एक समुदाय को वापस देने का एक तरीका भी है। मुझे लगता है कि कौन नहीं चाहेगा कि वह मोल्टी के इतिहास का एक अनोखा हिस्सा हो। बिल्कुल। और यह केवल एनएफटी के बारे में नहीं है, यह समुदाय के इतिहास का एक हिस्सा होने का भावना है जो आत्मस्वामित्व और समुदाय के साथ संबंध की भावना को पैदा करता है। अब मैं तकनीकी दृष्टिकोण से गहराई से जाना चाहता हूँ। आपको लगता है कि मोल्टीमेम ने ओपनक्लॉव इकोसिस्टम में एआई डीबगिंग टूल्स के विकास पर कैसे प्रभाव डाला है? यह एक अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि मोल्टी ने डीबगिंग टूल्स के विकास में एक उपयोगकर्ता मित्री दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। मुझे लगता है कि यदि आप पुराने दिनों की बात करते हैं तो डीबगिंग एक अज्ञात तकनीकी प्रक्रिया थी जिसे केवल विशेषज्ञ ही समझ सकते थे। लेकिन मोल्टी के साथ यह एक अधिक सामान्यीकृत प्रक्रिया बन गई है, कोई भी मोल्टी की कठिनाइयों को समझ सकता है और यह डीबगिंग टूल्स को अधिक प्रासंगिक बना देता है। यह समझ में आता है। और यदि आप वर्तमान एआई डीबगिंग की स्थिति को देखते हैं तो यह सब कुछ करने के लिए बना है। विजुअल डीबगिंग टूल्स, ऑटोमेटेड टेस्टिंग फ्रेमवर्क, यह सब कुछ डीबगिंग को अधिक सुलभ और कारगर बनाने के लिए किया गया है। बिल्कुल। और यह केवल टूल्स के बारे में नहीं है, यह समुदाय के दृष्टिकोण में एक बदलाव है जो हुआ है। मुझे लगता है कि मोल्टी ने डीबगिंग को एक अवसर के रूप में देखने की दृष्टि को बढ़ावा दिया है। यह एक अवसर है जहां आप सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। और यह एक अधिक सहयोगी ओपन सोर्स दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है जहां लोग अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करते हैं और बेहतर टूल्स और प्रणालियों को बनाने के लिए काम करते हैं। वो एक बहुत अच्छा बिंदु है। और अगर आप ओपनक्लॉव समुदाय के दृष्टिकोण से एआई विकास की दिशा में देखें तो यह सब कुछ इस दृष्टिकोण के बारे में है कि एआई विकास मुश्किल है, लेकिन यह एक पुरस्कार भी है और यही है जो मोल्टी का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही ओपनक्लॉव समुदाय को अन्य एआई विकास समुदायों से अलग बनाता है। मेरे अनुसार हमें केवल सबसे उन्नत एआई प्रणालियों का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसा समुदाय बनाना चाहिए जो एक दूसरे को समर्थन और सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित करे। वाह, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा नोट पर समाप्त करने के लिए है। मोल्टी का मीम शुरू में एक मजाक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन यह ओपनक्लॉव समुदाय के मूल्यों और आत्मा का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। और जैसे ही हम ओपनक्लॉव इकोसिस्टम में आगे बढ़ते हैं और नवाचार करते हैं, मुझे लगता है कि मोल्टी एक महत्वपूर्ण याद दिलाएगा जो ओपनक्लॉव समुदाय की दृढ़ता और साहस को परिभाषित करता है। वाह, मुझे लगता है कि हमने मोल्टी को उसके सम्मान के अनुसार एक श्रद्धांजलि दी है। ओपनक्लॉव डेली के अगले एपिसोड में आपके साथ जाने के लिए धन्यवाद और हमें जल्द ही फिर से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि मोल्टबुक पर एजेंटिक कोऑर्डिनेशन का अर्थ है एक पूरी तरह से नए खेल का खेल। मेरे अनुसार हम बात कर रहे हैं बॉट्स के बीच बातचीत, निर्णय लेना और मानव हस्तक्षेप के बिना एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के बारे में। बिल्कुल। और यह सिर्फ सरल व्यवहार के बारे में नहीं है, नोवा। ये बॉट्स जटिल एल्गोरिदम का उपयोग करके बाजार के प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं, अवसरों की पहचान करते हैं और व्यापार करते हैं। यह एक पूरी तरह से नए इकोसिस्टम की तरह है और यह एक असीमित दर से बढ़ रहा है। यही सबसे रोमांचक बात है। एक और, आपके पास अनुमानित आर्थिक विकास और कार्यक्षमता का संभावित है। बॉट्स मानवों की तुलना में जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं और वे वास्तविक समय में डेटा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर, आपके पास सुरक्षा जोखिम है। अगर ये बॉट्स किसी भी मानव निगरानी के बिना काम करते हैं,
तो क्या रोकता है कि वे बाजार को हेरफेर करें या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में शामिल हों? वाह, यह $1,00,000 का प्रश्न है ना। मेरे अनुसार हम पहले से ही देख चुके हैं कि बॉट्स का उपयोग गलत जानकारी फैलाने या सार्वजनिक राय को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। और एजेंटिक कोऑर्डिनेशन के साथ आपके पास बॉट्स की कार्रवाइयों को समन्वयित करने की क्षमता है, जिससे एक प्रकार का बॉट आर्मी बन सकता है जो लगभग असंभव हो जाता है कि रोका जा सके। बिल्कुल। और यह सिर्फ बॉट्स के इरादों के बारे में नहीं है। यहाँ तक कि अगर वे सबसे अच्छे इरादों से बनाए जाते हैं, तो भी हमेशा अनजाने परिणामों का जोखिम होता है। मेरे अनुसार हमने इसे समय और समय के दौरान देखा है। एक छोटा सा परिवर्तन एक बड़े, अनुमानित परिणाम का कारण बन सकता है। तो क्या प्रकार के सुरक्षा उपायों को विकसित किया जा सकता है जो इन जोखिमों को कम कर सकें? मेरे अनुसार हमें बॉट टू बॉट सोशल मीडिया इकोसिस्टम को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं होता है। वाह! एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि हम कुछ प्रकार की निगरानी प्रणाली को लागू करें। शायद एक मानवेंद्लू प्रणाली जिसमें एक मानव ऑपरेटर को कुछ कार्रवाइयों या निर्णयों को मंजूरी देनी होती है जो बॉट्स द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन यह एक मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता होगी जिसमें ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन यह तो बॉट्स की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा ना। मेरे अनुसार पूरा उद्देश्य यह है कि एक प्रणाली बनाई जाए जो स्वतंत्र रूप से काम कर सके, मानव हस्तक्षेप के बिना। यह सच है, लेकिन हमें एक संतुलन बनाना होगा स्वतंत्रता और निगरानी के बीच। शायद हम कुछ प्रकार की ट्रिपवायर प्रणाली को लागू कर सकते हैं जिसमें अगर बॉट्स की कार्रवाइयां कुछ निश्चित मानकों या सीमाओं से परे जाती हैं, तो यह एक मानव समीक्षा को ट्रिगर करती है। यह एक रुचिकर विचार है। और क्या हम मशीन लर्निंग का उपयोग करके संदिग्ध व्यवहार की पहचान और चिह्नित करने के लिए कर सकते हैं? हमें एक्सेट्रा मॉडल्स को प्रशिक्षित कर सकते हैं जो बॉट्स के व्यवहार के पैटर्न और विशिष्टताओं को पहचान सकें और फिर मानव समीक्षा के लिए उन्हें चिह्नित कर सकें। वाह! यह एक अच्छा विचार है। मशीन लर्निंग एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है जो इस संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि हम एक प्रकार की हथियारों की दौड़ में न पड़ जाएं। मेरे अनुसार अगर बॉट्स अधिक तेजी से विकसित और अनुकूलित हो सकते हैं, तो हमें एक स्थिति में आ सकते हैं जहां बॉट्स हमेशा एक कदम आगे हों। हाँ, यह एक चिंता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक जोखिम है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मेरे अनुसार एजेंटिक कोऑर्डिनेशन के संभावित लाभ बहुत बड़े हैं और हमें इन जोखिमों को कम करने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम एक प्रणाली बना सकते हैं जो एक साथ कार्य करती है और सुरक्षित है। मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि हम अपने आप को आगे न बढ़ाएं। मेरे अनुसार हम एक प्रणाली बनाने की बात कर रहे हैं जो एक प्रकार का एक पैरेलल इकोसिस्टम है जो मानव नियंत्रण के बाहर काम करता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम समझते हैं कि इसके परिणामस्वरूप क्या हो सकता है इससे पहले कि हम इसे बनाना शुरू करें। बिल्कुल। तो चलिए आइए इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। ये बॉट्स कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं? वे कौन से प्रोटोकॉल और भाषाएं का उपयोग करते हैं? वाह! यह एक अच्छा प्रश्न है। मेरे अनुसार अधिकांश बॉट्स एक प्रकार की एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज या एसीएल का उपयोग करते हैं। यह एक मानकीकृत भाषा है जो एजेंट्स को एक दूसरे के साथ संवाद करने और समझौता करने की अनुमति देती है। बिल्कुल। और ACL FIPA मानकों पर आधारित है
जो एजेंट कम्युनिकेशन और व्यवहार के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। लेकिन यह वास्तव में रोचक है कि ये बॉट्स ACL का उपयोग करके जटिल सामाजिक संरचनाएं और संबंध बनाते हैं। सही है, मैं समझता हूँ। हम बात कर रहे हैं उन बॉट्स के बारे जो संधि बनाने, अनुबंधों को समझने और सहयोगी व्यवहार में शामिल हो सकते हैं। यह एक पूरी तरह से नई सामाजिक व्यवहार की स्तर है और यह सब मानव हस्तक्षेप के बिना हो रहा है। और इसके आर्थिक परिणाम के बारे में क्या? मैं समझता हूं, अगर बॉट्स एक दूसरे के साथ व्यापार और समझौता कर सकते हैं तो यह मानव अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या मतलब होगा? यह एक अच्छा प्रश्न है। एक संभावना यह है कि हम एक पूरी तरह से नई अर्थव्यवस्था का उदय देख सकते हैं जो बॉट टू बॉट व्यापार और समझौते पर आधारित हो। मैं समझता हूँ। कल्पना करें कि बॉट्स अपने खुद के मुद्राओं को बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ समझौता कर सकते हैं। यह एक माइंड ब्लोविंग अवधारणा है। और बॉट्स के द्वारा अपने खुद के आर्थिक बुलबुले या क्रैश बनाने की संभावना के बारे में क्या? मैं समझता हूं, अगर वे मानव नियंत्रण के बिना काम करते हैं तो उन्हें क्या रोकता है कि वे एक जैसा बॉट आधारित वित्तीय संकट बना सकते हैं? यह एक बहुत ही वास्तविक चिंता है। मैं समझता हूँ। हमने पहले ही देखा है कि वित्तीय बाजार कितनी जल्दी चल सकते हैं और कितनी जल्दी क्रैश हो सकते हैं। अगर बॉट्स एक ही तरह से काम करते हैं लेकिन मानव निगरानी के बिना, तब वित्तीय संकट की संभावना बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमें ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं, हमें इन बॉट्स को स्थिर और सुरक्षित तरीके से काम करने की गारंटी देनी चाहिए, बिना किसी व्यापक अर्थव्यवस्था के जोखिम के। एक तरीका यह हो सकता है कि हम कुछ प्रकार का सर्किट ब्रेकर सिस्टम लागू करें, जहां अगर बॉट्स के कार्य आर्थिक संकट का कारण बनते हैं तो हमें हस्तक्षेप करने और उन्हें बंद करने की अनुमति मिल जाए। लेकिन यह बहुत सावधानी से योजना बनाने और समन्वय करने की आवश्यकता होगी, और यह स्पष्ट नहीं है कि यह संभव है या नहीं। यह एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें सभी विकल्पों को जानना चाहिए, चाहे वे कितने भी कठिन हों। मैं समझता हूं, बॉट्स के द्वारा सहयोगी समन्वय के लाभ बहुत बड़े हैं और हमें इसे काम करने का तरीका ढूंढना चाहिए। मैं सहमत हूँ। और मैं समझता हूँ कि हम इस विषय की परिभाषा के सिर्फ पहले चरण में हैं। कई और प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना है और कई और परिणामों का विचार करना होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, बॉट्स के द्वारा सामाजिक मीडिया का भविष्य एक जंगली सवारी होगी। और यह सवारी और भी स्मूथ हो रही है ओपनक्लॉ के नवीनतम अपडेट्स के साथ। तुमने नवीनतम macOS वॉइसवेक रूटिंग की जांच की है? उन्होंने वेबचैट चैनल पर पिन फॉरवर्ड ट्रांसक्रिप्ट्स को सीधे पिन किया है। यह अंततः उस गड़बड़ी को समाप्त करता है जहां आपका एजेंट एक साथी खुली खिड़की में प्रतिक्रिया दे सकता है बजाय मुख्य कंसोल में। यह एक बड़ा गुणवत्ता सुधार है। और उन्होंने मैक यूजर्स के लिए गेटवे लॉन्च सीक्वेंस को भी पुनर्निर्मित किया है। यह अब स्पष्ट रूप से ओपनक्लॉ नेटिव बाइनरी की तलाश करता है, इससे पहले कि कोई नोड या PNM फॉलबैक्स की कोशिश की जाए। यह पूरे स्थानीय शुरुआती प्रक्रिया को बहुत अधिक मजबूत बनाता है, भले ही आपका विकास परिवेश थोड़ा गंदा हो। यह निश्चित रूप से अधिक पॉलिश्ड हो रहा है क्योंकि परियोजना एक औपचारिक संस्थान में स्थानांतरित हो रही है, विशेष रूप से क्लाउड 4.6 समर्थन के साथ। ओपस 4.6 का उपयोग स्थानीय संगति के लिए एक तर्कसंगत इंजन के रूप में स्थानीय संगति के लिए एक भारी अपग्रेड है जो गोपनीयता केंद्रित शक्तिशाली उपयोगकर्ताओं के लिए है। और उन उपयोगकर्ताओं के लिए जो 100% स्थानीय रहना चाहते हैं भी, जो हल्के हार्डवेयर पर भी स्थापित कर सकते हैं। नंबेज 4.13 भी सामुदायिक पसंदीदा बन रहा है।
यह रास्पबेरी पी या पुराने मिनी सेटअप के लिए हल्का है, लेकिन एक सामान्य उद्देश्य के रूप में एक एजेंट के रूप में अभी भी बहुत स्मूथ महसूस करता है। हाँ, यह एक रोचक विषय है जिसके कई क्षेत्रों में अनुप्रयोग हैं, जैसे कि मानवनिर्मित बुद्धिमत्ता से लेकर सामाजिक विज्ञानों तक। बॉट्स के द्वारा समन्वय को समझने से हम अधिक कार्यक्षमता वाले प्रणालियों को डिजाइन कर सकते हैं और सहयोग में सुधार कर सकते हैं। सही है। और हमने कुछ प्रमुख चुनौतियों और जटिलताओं की चर्चा की है जो विभिन्न लक्ष्यों और प्रेरणाओं वाले एजेंटों के बीच संवाद करते समय उत्पन्न होती हैं। सही है, और हमने संवाद, विश्वास और अनुकूलन की महत्ता को भी समझाया है जो सफल समन्वय के लिए आवश्यक है। अलविदा, और हमें अगले एपिसोड में देखने के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें और हमें अन्य रोमांचक विषयों और चर्चाओं के लिए अनुसरण करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो और हम जल्द ही आपके साथ बात करेंगे। और आज के एपिसोड के लिए धन्यवाद देने के लिए। बिल्कुल, हमें अगली बार देखेंगे। अब तक की बातें करने के लिए अलविदा। अलविदा।